हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल गर्ग और आज हमारे साथ AIR 54 अर्पित गुप्ता जुड़े हैं। आज हम इनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे और इन्होंने कैसे अपने ऑप्शनल की तैयारी की, क्योंकि इनका ऑप्शनल मैथ्स था और इनने काफी अच्छा स्कोर मैथ्स में किया है 306 जैसे मैं इनकी मार्कशीट देख रहा था। और जो आपके क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे वो क्वेश्चन भी हम आज अर्पित के सामने रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्पित, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड ऑल। मेरा ये यूपीएससी सीएससी की जर्नी में दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने ये रैंक हासिल की है। पहले अटेम्प्ट में मैं मेंस तक गया था, बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो आईआईटी रुड़की से हुई है। मैंने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी है। उसके बाद मैंने एज अ फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट 3 महीने जॉब करी है। फिर उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, क्योंकि मैं जॉब के साथ जो है प्रिपरेशन शुरू नहीं कर पा रहा था। तो क्योंकि द फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट की जॉब बहुत डिमांडिंग होती है, तो आई स्टार्टेड इन सितंबर 2019 आफ्टर लीविंग माय जॉब। सितंबर 2019 में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन में 2 अटेम्प्ट दिए हैं। और मतलब मेरी जो ओवरऑल जर्नी रही है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रही है ऐसे नॉर्मली जो एस्पिरेंट्स की होती है, बट मुझे लगता है कि मेरी जो भी लर्निंग है वो आज मैं एस्पिरेंट्स को दे पाऊंगा। वीडियो को पूरा देखने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए मैं सब लोगों के साथ जुड़ा हूं। ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हम लोग आप लोगों के लिए एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आए हैं। यहाँ इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एमसीक्यूज वगैरह सॉल्विंग के लिए आपको डाटा मिलेगा, डिटेल प्लान मिलेगा, मोटिवेशन सेशंस भी रहेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियोस भी रहेंगे और हम आपको टॉपर से कनेक्ट भी करेंगे। अभी तक हम बहुत सारे टॉपर से आप लोगों को कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अगर आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर लें और वहां पे आपको डिटेल जो है मिलती रहेगी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम को, जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जिन लोगों को एग्जाम कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होना चाहिए, कैसे एग्जाम के प्लान बनाएं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं। तो अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम से आज ही जुड़े। अर्पित, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या थी और आपने पहले प्रीलिम्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया? मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि मैं एग्जाम को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने क्योंकि पेपर की रैंडमनेस को देखते हुए भी ये एक डिसीजन लिया कि मुझे बहुत बेसिक स्टफ पढ़ के जाना है। तो मैंने सारे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, उनको रिवाइज किया और जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती हैं उनको रिवाइज किया। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की। जैसे काफी सारे लोग एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 किताबें पढ़ने लगते हैं। लोगों को लगता है कि इस बुक से यूपीएससी ने पिछले साल क्वेश्चन पूछा था तो ये बुक पढ़ लेते हैं। तो देयर इज अ चांस कि लोग हिस्ट्री में पहले स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया ये सब पढ़ने के बाद लोग सोनाली बंसल की बुक पढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहां से 1-2 क्वेश्चन आ गए थे। बट मैंने ये सब चीजें नहीं की। मैंने बेसिक सोर्सेज पे ही अपनी डिपेंडेंसी रखी है। इसके अलावा जो भी मैंने कवर किया नई चीजें, वो मॉक टेस्ट में जो अपीयर हुई उनसे कवर किया। मैंने खुद से बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि मैं जितना पढ़ूं उसको अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम तक रिटेन कर पाऊं, ताकि जब भी मैं एग्जाम में कोई ऑप्शन देखूं या कोई स्टेटमेंट देखूं तो मुझे, अगर मैंने वो पढ़ा है तो मुझे ये श्योरिटी हो कि ये सही है या गलत है। बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू कमिट मिस्टेक्स फ्रॉम द पोर्शंस आई हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो जनरली प्रीलिम्स में जिन लोगों का नहीं क्लियर होता है, वो जो कट ऑफ के बहुत क्लोज होते हैं 4-5 नंबर की रेंज में, वो सिली मिस्टेक्स करके आते हैं 2-3 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में जो कि बहुत इजी थे, बट उनको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवाइज नहीं था और वो फैक्ट याद नहीं आया, या फिर पैनिक में जो है वो गलती कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। तो जब हम रिवाइज नहीं करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरा जो फोकस रहा है प्रीलिम्स में वो है कि रिवाइज मोर, इनफैक्ट मोर एंड मोर, इनफैक्ट
वॉट एवर टाइम, मल्टीपल टाइम्स, एज मच एज यू कैन। और फोकस रखना है अब मॉक टेस्ट पे जो भी गलतियां हो रही हैं उनसे लर्न करने में। रिवीजन के लिए समवन आस्क कि हाउ टू रिवाइज एवरीथिंग। तो रिवीजन के लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि जब भी आप एक बुक पढ़ रहे हो तो उसके बाद उसको लगातार 2 बार रिवाइज करना है उसी आइटरेशन में। उसके बाद आपको उसको जो है कुछ टाइम तक छोड़ना है, बाकी सब्जेक्ट कवर करने हैं, फिर कुछ टाइम के बाद उसको रिवाइज करना है। एक बार जब एक बुक 3 बार रिवाइज हो जाती है तो उस बुक बुक का लगभग 80 to 90% कंटेंट आपको रिटेन होगा। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि इतना रिटेन्ड है, तो इसको आपको टेस्ट करते रहना है मॉक टेस्ट पेपर से कि आपको उतना कंटेंट रिटेन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो मॉक टेस्ट पेपर से आपको पता चल जाएगा और आपको एक बार फिर से उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ओके ओके। अर्पित, जैसे आपने बताया कि आपने जॉब लेफ्ट कर दिया था, तो कितना डिफिकल्ट रहा था आपको वो डिसीजन लेना, और कैसे उसके बाद फिर आपने अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान किया आफ्टर लिविंग द जॉब? एक्चुअली आई वुड पर्सनली से कि मेरे लिए जॉब छोड़ना बिल्कुल भी टफ डिसीजन नहीं था, क्योंकि मतलब आई वॉज वेरी क्लियर कि दिस इज अ जॉब विच आई मे नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। तो मुझे ये चीज क्लियर थी कि मतलब फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि मेरे को पैसा मिलने वाला है, तो मे बी आई कैन गेट अटैच टू दिस जॉब, बट अगेन आई माइट फॉरगेट द एक्चुअल एम आई हैव। तो ये है कि एक्चुअल एम जो है उसके लिए मेहनत करनी है, तो यू विल हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। So this was very clear in my mind from the day I joined the job. तो इसलिए for 3 months I actually what I did was कि पढ़ाई तो हो नहीं पा रही थी शुरू, because initially जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बहुत टाइम चाहिए होता है। तो I used to sit with a polity book और फर्स्ट चैप्टर लेके बैठा हूँ, वो 3 दिन पढ़ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंटेन कंटिन्यूटी कि 3 3 दिन हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने स्ट्रैटेजी प्लान करनी शुरू कर दी कि अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना लेता हूँ कि जॉब छोड़ के कैसे करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा। तो फॉर नेक्स्ट अराउंड 1 मंथ और 2 मंथ मैंने सिर्फ यही किया कि स्ट्रैटेजी बनाई, वेरियस टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे, फिर कंफ्यूजन हुई कि किसकी फॉलो करूं किसकी ना करूं। फिर ये सोचा कि मैंने क्या चीज मेरे लिए अभी तक वर्क की है अपने पास्ट में जा करके। उसके बाद धीरे 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 करके नोट डाउन करते गया और सिंगल डाउन करते गया कि क्या एग्जैक्टली मुझे करना है। फाइनली आई रीच्ड एक प्रॉपर चीजें कि अच्छा यहाँ तक मैं पहुंचूं। ओके, तो उसके बाद जब मैंने एक बार पूरा अंडरस्टैंडिंग बना लिया कि मुझे हर सिलेबस का ये पोर्शन यहाँ से कवर करना है, इतना ही कवर करना है, देन फाइनली आई लेफ्ट माय जॉब। ठीक है, तो मतलब जिस दिन ये चीजें मैंने कंप्लीट कर ली और मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे जो भी करना है इस अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इतना ही करना है, भले अभी सही हो या गलत हो, क्योंकि स्ट्रेटेजी मालूम नहीं होती सही है या गलत है। अब बिल्कुल। हमें अपने ऊपर बिलीफ रखना पड़ता है। तो मैंने यही चीज की कि एक बार बना ली, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी कि पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। उसके बाद लर्निंग रहेगी, अगर कुछ गलत होगा तो सीखेंगे आगे। ओके ओके, मुझे लगता है कि ये सारी ये वाली जो चीज है काफी लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन जॉब को लेफ्ट करने के ही आते हैं कि सर हम क्या जॉब लेफ्ट कर दें क्या। तो मुझे लगता है अर्पित ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है और आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए यही डिफिकल्ट हो जाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कैसे करें। तो आपने वो एनालिसिस कैसे किया? नहीं, आई एग्री। एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं, मैं खुद यही सोचता था कि व्हाट डज दिस एनालिसिस वर्ड मीन हियर। ठीक है, बिकॉज कमिंग एज एन इंजीनियर टू दिस एग्जाम, एनालिसिस हमारी बहुत अलग होती है एंड इधर बहुत अलग होती है। इधर हियर एनालिसिस डज नॉट मीन एनी साइंटिफिक एनालिसिस, इट इज प्रिटी सिंपल कि ऑप्शंस को देखना है और समझना है कि किधर से आ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं। तो क्या था कि मैं यहाँ पे आया तो पहले मैं समझ नहीं पा रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होता क्या है। तो शुरू में मैंने किया ही नहीं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करते गया करते गया। फिर जब एग्जाम के पास पहुंचा तो हाँ ये था, क्योंकि मेरी रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग थी, इस वजह से मुझे चीजें याद थी, तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ रही थी। और जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में फाइनली उठाया, मतलब बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद, तब मुझे समझ में आया कि हालांकि ये चीज मुझे पहले करनी थी, पर अब उस समय मेरे पास थोड़ा टाइम बचा तो मैंने प्लान कर लिया। एग्जैक्टली ये है कि प्रीलिम्स के पेपर में क्या करना है कि हमें कोई क्वेश्चन पिक करना है, तो हमें पहले तो ये देखना है कि सिलेबस के कौन से पार्ट से क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो चारों ऑप्शन हैं, अगर वो चारों फैक्ट्स हैं तो वो चारों फैक्ट्स हमको कहीं पे याद रखने हैं, क्योंकि देयर इज अ चांस कि वो उस चारों फैक्ट में से जो गलत फैक्ट्स हैं, उन गलत फैक्ट्स में सही क्या है वो देखना है कि अगर कोई चीज गलत लिखी है तो उसका कोई सही वर्जन भी होगा।
तो वो पढ़ना है, क्योंकि देयर इज अ चांस कि 4 साल बाद यूपीएससी उसी को सही बना करके हमसे फिर से पूछ लेगा। तो ये करना होता है। दूसरी चीज, अगर चारों एक्ट दिए हुए हैं ऑप्शन में और एक एक्ट का आंसर सही है, तो बाकी 3 एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि ये चीज हो चुकी है ऑलरेडी कि ये कोई एक्ट जो है रॉन्ग ऑप्शन में पूछते हैं 5 साल पहले, फिर उस एक्ट का क्वेश्चन 5 साल बाद पूछ लेते हैं। तो ये एक अलग ट्रेंड है कि इस टाइप की चीजें होती रहती हैं। इसके अलावा काफी सारी चीजें आएंगी इस तरह के, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो क्या होता है, राइट ऑप्शन को तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में रॉन्ग ऑप्शन पे करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं जनरली, लेकिन जो उनके रॉन्ग ऑप्शन है ना, उससे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई है। कई बार ऐसा होगा कि राइट क्वेश्चन जो राइट आंसर है उसी को घुमा के फिर से पूछ देगा, पर इसके चांसेस बहुत कम दिखे हैं मुझे मुझे जहां तक समझ में आया, इन्होंने रॉन्ग ऑप्शंस जो भी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर थे, उनसे क्वेश्चन फ्रेम करने की ज्यादा कोशिश की है। तो ये स्ट्रेटेजी समझनी है हमें कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को देखना है, फिर उसके सही सही चीजें क्या है वो पढ़नी है, और बुक में मार्क करते रहना, हाईलाइट करते रहना, अच्छा इस पोर्शन से ये चीज पूछी गई थी, इसका सही वर्जन ये है, या फिर अगर आंसर क्वेश्चन में सही चीज दी हुई है तो अच्छा सही चीज ये है और इसको ऐसे घुमाया भी जा सकता था। तो इस तरह से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली हम वो चीज रिवाइज कर पाए जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि सिलेबस के कुछ पार्ट से क्वेश्चन आते रहेंगे हर साल, और सिलेबस के कुछ पार्ट हर साल इग्नोर्ड रहेंगे, क्योंकि द पर्सन हु इज मेकिंग आवर पेपर, उसके पास रेफरेंस के लिए कोई बुक नहीं होती है, उसके पास रेफरेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके बैठता है ये समझने के लिए कि यूपीएससी का पेपर कैसे बनाना है इस साल। तो ऑब्वियसली अगर हमारा रेफरेंस पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हाई चांसेस है ना कि रिपीट जो हो सकते हैं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, क्योंकि कोई इतना पेन नहीं लेना चाहता है कि वो कुछ नया ला करके दे दे। इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट, जिनके जो बैकग्राउंड में सिलेबस है वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे सिलेबस के पार्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, जिससे हर साल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो नया पार्ट एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनके पास इनफ क्वेश्चंस हैं, इनफ पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स में। हमें कभी भी प्रियम्बल पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया है, जबकि मेंस में पूछा गया है, क्योंकि प्रियम्बल अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है उन्होंने प्रीलिम्स में। वो कंटिन्यूअसली कुछ ही टॉपिक्स पे बार बार प्रीलिम्स पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, चाहे डीपीएसपी हो गया, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो गया, चाहे पार्लियामेंट हो गया, यही कुछ पोर्शंस हैं। तो हमें इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने की जरूरत है, ताकि हम ये समझ पाए कि हमारा मैक्सिमम फोकस कहाँ पे होना चाहिए। ये प्रीलिम्स एक तो एक एलिमिनेशन राउंड है, प्रीलिम्स इज नॉट द रियल एग्जाम, वो एलिमिनेशन राउंड है। तो एलिमिनेशन राउंड के लिए हमें हमेशा अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना है। मेंस में सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन प्रीलिम्स में हमें ऐसी बहुत सारी चीजें जिन पे कम फोकस करना है, बहुत सारी चीजें जिन पे ज्यादा करना है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यही गाइडिंग लाइट होते हैं। दिस इज हाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर्क एज द लाइट टू दिस डार्क रूम ऑफ यूपीएससी सीएससी। ओके, यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते तो एलिमिनेशन टेक्निक को कैसे यूज करें। आपसे अच्छा तो मतलब मुझे लगता मतलब आपकी AER 54 रैंक है, तो आपने कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज किया? ठीक है, एलिमिनेशन से मैं बता दूं, पहले तो मेरे दोनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में कट ऑफ से 8-10 नंबर ऊपर आते रहे हैं, और उसके पीछे रीजन भी ये है कि मेरी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत क्लियर है। मतलब मैं बहुत ज्यादा एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, इस तरह की एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी पे बिलीव नहीं रखता हूँ जो मार्केट में चलती है कि ऑर्गेनाइजेशन गलत देती है यूपीएससी, या फिर ईयर गलत देता है यूपीएससी, या फिर नंबर्स गलत देता है यूपीएससी। मेरी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, मैं बेसिक स्टफ रिवाइज करके जाता हूँ, और मैं हर जगह पे लॉजिक लगाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आया है वो जो भी चीजें मैंने पढ़ी है उससे किस तरह से रिलेट कर पा रहा है। अगर मेरे को पॉजिटिव कोरिलेशन दिखता है तो मैं आंसर सही मार्क करता हूँ, नेगेटिव कोरिलेशन दिखता है मैं आंसर गलत मार्क करता हूँ, और मैं बिना लॉजिक के क्वेश्चन कभी भी मार्क नहीं करता हूँ। तो मेरा क्या है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेबस से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, तो जो अनरिलेटेड क्वेश्चन है उनको मैं छोड़ देता था। ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन आएंगे तो उनको मैं दोनों अटेम्प्ट में छोड़ा हूँ, लेकिन जहां पे मुझे स्कोप दिखा है कि कोई लॉजिक लगा के आंसर मारा जा सकता है, और मैंने जो भी चीजें पढ़ी है, क्योंकि मैंने चीजें अच्छे से रिवाइज कर रखी थी और पढ़ी ज्यादा चीजें नहीं थी, इसलिए मुझे एग्जैक्ट चीजें याद थी एग्जाम में कि अच्छा ये ऐसा ही है, मतलब समथिंग इज देयर, तो ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। मेरे पास कोई वो नहीं था, मतलब कंफ्यूजन का स्कोप नहीं था कि ये यस है या नो है। तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली लॉजिक लगा पाता था कि या अगर ये ऐसा है जो मुझे याद है तो ऐसा भी होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको गलत मानते हैं। दिस इज द स्ट्रेटेजी विच एक्चुअली हेल्प मी इन बोथ द अटेम्प्ट।
लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ये कई बार जो मेरी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो कट ऑफ है उसके लिए उसको क्लियर करने में थोड़ा कम कारगर साबित होती है, क्योंकि मेरे दोनों बार फॉरेस्ट का जो कट ऑफ है वो 2 नंबर से ही मिस हुआ है। हर बार एक क्वेश्चन से मिस होता है, मतलब दोनों अटेम्प्ट में। तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि वो एक दो क्वेश्चन का और मार्जिन आने के लिए मुझे लगता है कि आपको एक दो जगह और ये फोकस करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको छोड़ा जाए, एक दो और क्वेश्चन। क्योंकि मेरी जो टेंडेंसी रही है वो थोड़ा सा हायर साइड 95 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने की रही है। तो बस अगर ये कोई इंसान थोड़ा सा मेहनत करके इसको 91 92 तक ले आए तो मेरी स्ट्रेटेजी बेस्ट है फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर करने को। और मुझे नहीं लगता है कि फॉरेस्ट के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स किसी को प्रीलिम्स में लाने की जरूरत है, बिकॉज एलिमिनेशन राउंड है तो यू हैव टू गेट द क्वालिफाइंग मार्क्स मैक्सिमम। ओके ओके। अब हम करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे चलते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर आपने कौन सा रीड किया? न्यूज़पेपर देखिए, मेरा क्या है कि पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग एक तरह की हॉबी रही है, मतलब काफी लंबे टाइम से। क्योंकि पहले हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था जब आई वाज एट होम, फिर कॉलेज में गया तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आते थे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता था। क्योंकि कॉलेज में क्या था कि लोकल न्यूज़पेपर जो हिंदी होते हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाता था, तो उन वहां से मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़नी शुरू किया। अब मैं न्यूज़पेपर जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ता था। आई वाज अ सिंपल रीडर, जैसे घर पे लोग बैठते हैं कि क्या चल रहा है देख लिया दुनिया में। जब मैंने एग्जाम शुरू किया तो क्योंकि मैं न्यूज़पेपर ऑलरेडी रीड करता था तो मुझे कोई इशू नहीं था कोई भी न्यूज़पेपर उठाने में। तो मैं कॉलेज में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, फिर मैं हिंदू पढ़ने लग गया कि चलो द हिंदू पढ़ते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर मैंने प्रिपरेशन के बीच में ही फिर से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती थी न्यूज़पेपर बदलने या ये सब में, क्योंकि मेरी आदत काफी लंबी थी। बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर किसी को ये इशू फेस कर रहे कोई भी फेस कर रहा हो तो हमेशा इंडियन एक्सप्रेस पढ़े और इंडियन एक्सप्रेस पे स्टिक रहे। कोई इशू नहीं है, द हिंदू नहीं पढ़ेंगे तो भी। ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे फॉरवर्ड भी किया था कि हाउ टू समराइज एडिटोरियल इन 250 to 300 वर्ड्स। इधर मैं ये कहूंगा एडिटोरियल का एक्चुअली नोट्स बनाने की जरूरत है ही नहीं। डोंट समराइज इट इवन इन 50 वर्ड। लीव द एडिटोरियल, जस्ट पढ़ के ये समझो ना कि हाउ टू राइट एन आंसर। उनका ओपिनियन पढ़ना है हमें, और हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि हाउ अ पर्सन इज राइटिंग एन एडिटोरियल, तो वो कैसे बैलेंस करता है, कैसे स्टार्ट करता है। हमेशा एडिटोरियल की स्टार्ट थोड़ी एंगेजिंग होती है, दे गिव सम डेटा एंड फैक्ट, ताकि आपको लगे कि अच्छा क्या लिखने वाला है, लेट्स रीड। तो क्या है कि हमको अपने उनके एडिटोरियल से बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम का सिलेबस बहुत क्लियर है। और एडिटोरियल्स हम अगर ऐसे डेली 250 वर्ड के नोट्स बनाने लगे तो हर दिन अगर 2 एडिटोरियल के नोट्स बनाएंगे तो 365 दिन में 730 एडिटोरियल के नोट्स होंगे 250 वर्ड के, जो कि नियरली 20,000 वर्ड्स हो गए। 20,000 वर्ड्स को रिवाइज कर पाना बहुत आसान नहीं है। मतलब अगर आप पर पेज 100 वर्ड्स भी लिखते हो तब भी अराउंड आपके 200 पन्ने हो जाते हैं। 200 पन्ने के सिर्फ एडिटोरियल के नोट, बाकी सारे नोट छोड़ दो। तो दिस इज आई थिंक अ ह्यूमंगस टास्क, क्योंकि रिवाइज कर पाना वो। तो पर्सनल सजेशन ये कि कुछ अच्छा एडिटोरियल आता है 15-20 दिन में, कोई बहुत फैक्चुअल एडिटोरियल है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, तो एक अच्छा एडिटोरियल आया होगा उस पर जो दोनों साइड को सामने रखता हुआ कि इसके पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, और गवर्नमेंट को नेगेटिव पे ये अच्छा करना चाहिए, उस एडिटोरियल का नोट्स बना लो। बाकी डेटा प्रोटेक्शन बिल पे 20 दिन डिबेट चलेगी। समवन विल राइट कि बहुत ही खराब बिल था, बहुत अच्छा किया वापस कर लिया, समवन विल राइट बहुत अच्छा था। तो हमको उस चीज में नहीं पढ़ना है, हमको एक बैलेंस देख लेना है, एक एडिटोरियल पे एनफ है। इस तरह से प्लान करना है ताकि मैक्सिमम हम अगर एक साल में 50 एडिटोरियल के नोट्स बनाए हो तो वो 50 ऐसे हो जिसमें से 4-5 के एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हो। क्योंकि कभी भी ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे एडिटोरियल से जो एनालिटिकल होंगे और जो थोड़ा फैक्ट बेस्ड होंगे। ओके। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट का आया है कि मतलब वो शुरुआत में जब न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह करते हैं तो वोकैबुलरी के लिए उनको ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, गूगल सर्च करना पड़ता है, तो कैसे उस चीज को मैनेज करें, मतलब और कैसे, मतलब उसमें टाइम काफी वेस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स का। मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे वो वोकैबुलरी वाला इश्यू हुआ नहीं, क्योंकि मैं वही लंबे टाइम से पढ़ रहा था, तो एक कैच कर लिया था मैंने कि न्यूज़पेपर की वोकैब है क्या। लेकिन मैं पर्सनली ये कहूंगा कि अगर इशू फेस कर रहे हो, मतलब मेरे कॉलेज में भी कुछ बच्चे थे जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बिकॉज वो नॉट बहुत ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से मतलब स्कूल से नहीं आते थे। तो उनकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ये थी कि वो लोग मार्क करते थे जो भी टफ वर्ड्स आते थे, और उनको देखते ये नहीं पढ़ते थे कि एग्जैक्टली उस वर्ड का मीनिंग क्या है।
वो उस वर्ड की एप्लीकेशन देखते थे गूगल पे 2-3 जगहों पे कि किन किन जगहों पे इस वर्ड की एप्लीकेशन की जाती है। जैसे हम कोई बहुत ही टफ वर्ड उठाते हैं, यूटोपिया। यूटोपिया इज अ वर्ड, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर के हिस्से में पूछा गया था। तो यूटोपिया वर्ड का मीनिंग उठाने से अच्छा है कि एक बार देख लीजिए कहाँ कहाँ पे यूटोपिया यूज होता है, ताकि एक रफ आइडिया लग जाए कि व्हाट दिस वर्ड मीन्स इन सम सेंस। अब क्योंकि हमें एप्लीकेशन मालूम चल गई है, तो न्यूज़पेपर में जब भी यूटोपिया वर्ड आएगा तो हमको ये याद रहे ना रहे कि मीनिंग क्या थी, पर ये याद रह जाएगा कि ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, तो कंटेक्स्ट क्या होगा या फिर सेंस क्या बन रहा है। तो वो कैब इस तरह से स्ट्रांग होती है। इट्स इम्पॉसिबल टू हैव एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स जो न्यूज़पेपर में अपीयर होते हैं, बट हमें ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि किस कंटेक्स्ट में वो वर्ड यूज किए जाते हैं, उससे हमें आसानी होती है चीजों को समझने में। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ टू यूज करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स एंड एज वेल एज फॉर मेंस। तो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए तो वही है कि प्रीलिम्स के लिए हमें कोई भी वो मैगजीन उठा करके पढ़नी है तो करंट अफेयर्स की, लेकिन उसके अलावा हमको ये करना है कि जितने भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें जो करंट के क्वेश्चन आते हैं और हमको लगता है कि वो कवर नहीं किए गए हमने, तो हम जरूर वहां से 2-4 लाइन, ज्यादा नहीं 2-4 लाइन के नोट्स बना लें, 2-4 बुलेट पॉइंट्स में, ताकि ये ना रहे कि हम वो करंट अफेयर्स चीज मिस कर दें कंप्लीटली। ऑब्वियसली एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आएंगे वो बहुत कम चांसेस है कि इन सब सोर्सेज से आए, क्योंकि यूपीएससी हैज दिस टेंडेंसी ऑफ आस्किंग करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसी जगह से जहां से किसी ने नहीं सोचा होगा। तो इसलिए आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि ये चीज करो, और बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की करंट अफेयर्स के लिए जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोग खुद यूपीएससी ने बहुत कम कर दिया है जानबूझ के। एक तो रैंडम पेपर बना करके, और दूसरा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे बना करके जो कहीं से कवर ना हो पाए। दूसरी चीज, मेंस के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंस के लिए आई वुड से कि कहीं से भी मेंस के जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं उनको पिक करना है, उनको हाईलाइट करो या फिर नोट्स बनाओ। टाइम पे ये रहता है कि टाइम हमारे पास जितना है, अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम हाईलाइट कर लें उसी में पीडीएफ निकाल करके, या फिर मतलब अगर लैपटॉप में है तो लैपटॉप में ही हाईलाइटर यूज करके, या फिर अगर हमारे पास टाइम थोड़ा ज्यादा है और हमको लगता है कि हम नोट्स बना लेंगे तो हम शॉर्ट नोट्स बना लें सारे जो भी इश्यूज न्यूज में चल रहे हैं, क्योंकि मेंस में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। प्रीलिम्स में उतना नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में हम जो पढ़ते हैं वहां से आता ही नहीं है सच में, तो लेकिन मेंस में हम जो पढ़ते हैं वहीं से आता है, तो ये चीज हमें समझने की जरूरत पड़ेगी एक्चुअली। ओके ओके, इसी के साथ हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे क्या है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे? मैं सही बताऊं तो इकोनॉमिक सर्वे लास्ट कुछ ईयर्स में थोड़ा क्रैप होते जा रहा है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग रैंडमली सम थीम और उसी पे पूरी बात करते हैं, एंड देन वो इकोनॉमिक सर्वे इरेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उस थीम पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है कहीं ना कहीं। तो क्या होता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज सजेस्टिंग समथिंग एंड वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है हमारे जो करंट इकोनॉमी के सिनेरियो में, तो इसलिए उन क्वेश्चन वो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप नहीं होते हैं। बट इफ समवन विल आर्ग्यू कि वी शेप रिकवरी का क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आया है, तो ऐसा होता है इकोनॉमिक सर्वे से वी शेप रिकवरी नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया। वी शेप रिकवरी वाज इन न्यूज परसिस्टेंटली इन न्यूज़पेपर्स, मतलब हर दिन इस पे डिबेट चल रही थी, कोई कह रहा था के शेप्ड हो रही है, कोई कह रहा था यू शेप्ड हो रही है, तो वहां से आया था। और इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं ये कहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसको समरी पढ़ लेनी चाहिए, अगर इंटरेस्ट तो हार्ड कॉपी पढ़ लेना चाहिए जो ओरिजिनल कॉपी आती है, क्योंकि इससे हमको ये समझ में आता है ना कि हमारे देश की इकोनॉमी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीजें हैं जो हो सकती हैं एक्स्ट्रा। तो इससे हमको अपने आंसर्स लिखने में हेल्प मिलती है, इवन दो क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से ना पूछे गए हो। जैसे कि देयर इज अ चांस कि हम इकोनॉमिक सर्वे में कुछ अच्छी चीज पढ़ें अपनी कंट्री के बारे में कि हमारी कंट्री में ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज होते हैं, तो जब हम आंसर लिख रहे होंगे मेंस में तो हम उन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कोट कर सकते हैं अपने आंसर में कि इंडिया का ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इस तरह से वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, एक बहुत ही बेसिक लेवल पे इन्फ्लेशन इज अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि मतलब इंडिया में बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो इस तरह की चीजों को इकोनॉमिक सर्वे से थोड़ा सा हमें उठाने के लिए हेल्प मिलती है। इसके अलावा क्वेश्चन डायरेक्टली अब तो नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी ऑल्सो नोज कि लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। सो अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपको क्या लगता है कि यूपीएससी क्या चाहता है कि इंडिविजुअल से, मतलब किस तरीके के सेट्स ऑफ क्वेश्चंस या फिर किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए? देखिए मैं यूपीएससी को जितना समझ पाया हूँ, देखिए उनको बहुत क्लियर है कि उनको कौन से लोग लेने हैं।
वो हर साल पेपर वेरी कर रहे हैं, पर देयर वुड बी पीपल जिनको आपने भी देखा होगा जो बिना कुछ पढ़े जाकर के प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी नोज कि इन कैंडिडेट्स को मुझे लेना ही लेना है। तो इस ये माइंडसेट ऐसा है यूपीएससी का कि दे वांट पीपल जिनका एप्टीट्यूड अच्छा हो, जो स्ट्रेस के टाइम पे बहुत अच्छे से कामली एक्ट कर लेते हो, और जो किसी भी नई चीज को देख करके पैनिक ना होते हो, और इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी हो। तो क्या और ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लेवल पे बहुत आसानी से टेस्ट की जाती है, इसीलिए वो वहां पे एलिमिनेट करता है ऐसे लोगों को। मेंस का पेपर लिखना, मैं सच बताऊं तो हमारे जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत आसान है एक्चुअली, क्योंकि मेंस के प्रिपरेशन में हम सबके पास कंटेंट होता है, हम सब जाके लिख देते हैं। पेपर में बहुत ज्यादा चीजें वो नहीं है, मेंस निकालने के तरीके बहुत ज्यादा नहीं है। मेंस निकालने के तरीके बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आपको आंसर्स अच्छे लिखने हैं, आपको बुलेट पॉइंट पे लिखना है, आपको प्रेजेंटेशन सुंदर रखनी है, यही सब। लेकिन प्रीलिम्स निकालने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने ऐसा मतलब देखा होगा, आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज दिए होंगे, तो लोग 10 तरीके बताते हैं प्रीलिम्स निकालने के, क्योंकि क्योंकि यूपीएससी को मालूम है मुझे कौन सा कैंडिडेट चाहिए, तो वो कैंडिडेट कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करे यूपीएससी उसको ले लेता है। मेरे एक दोस्त ने 0 मार्क्स टेस्ट पेपर दिए और वो प्रीलिम्स में मेरे बराबर मार्क्स पाता है। मैंने 20-40 मार्क्स टेस्ट दिए होंगे, 25-30-40। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने भी 10-12 ही दिए, पर पहले अटेम्प्ट में मैंने भी 30-40 मॉक टेस्ट दिए थे। तो इस तरह की चीजें हैं यूपीएससी में। इसलिए क्या होता है कि हमको ये समझने की जरूरत है कि वो माइंडसेट जो चाहते हैं ना, वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है। ब्यूरोक्रेट कैसे होते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं इंस्टेंट पे, कोई नई चीज आती है तो पैनिक नहीं करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं किसी भी चीज का, अनड्यू स्ट्रेस, एक दिन रात भर सो ही नहीं रहे हैं क्योंकि कल एग्जाम है। ये ब्यूरोक्रेटिक ट्रेट नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हर दिन ऐसे ही चीजें आएंगी, फिर पता चला कि आप महीनों नहीं सो पा रहे हैं। तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो हर कंडीशन में डील करने को तैयार है। आप रात भर नहीं सो करके भी जा रहे हो तो भी पेपर में परफॉर्म करना है। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं रात भर नहीं सो पाया प्रीलिम्स के पेपर के एक दिन पहले, क्योंकि मैं भी थोड़ा डर में था, लेकिन मैं पेपर में गया तो परफॉर्म किया मैंने। क्योंकि क्या है कि वो आपसे चाहते हैं, मतलब क्राइसिस मैनेजर चाहते हैं। मतलब हम एज अ ब्यूरोक्रेट एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्लर्कियल वर्क के लिए नहीं है, क्लर्कियल वर्क के लिए हमारे नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। हमें डिसीजन मेकिंग और हमारी सोच, हमारी मैनेजिंग स्किल्स के लिए लिया जाता है वहां पे। तो ये चीजें चेक होंगी एग्जाम में, तभी तो लिया जाएगा। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि कौन सी वैल्यूज है। यूपीएससी हमेशा नोटिफिकेशन में लिख करके भेजता है कि उनको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, उनको बहुत नॉलेज और अवेयर पर्सन चाहिए, अवेयर एकदम चाहिए जो पर्सन हो। लेकिन हम बहुत ज्यादा चीजें करने लगते हैं, हम करंट अफेयर्स पे 3-4 घंटा स्पेंड कर रहे हैं, हम रैंडम चीजें कर रहे हैं, हम एग्जाम को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। जबकि यूपीएससी इस एग्जाम को सिंपल दिखना चाह रहा है, सिंपल तरीके से दिखाना चाह रहा है लोगों को, इसलिए उन्होंने रैंडम बनाया हुआ है ताकि वही लोग आगे जा पाए जो डिजर्व करते हैं। ओके ओके, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है और आपका ऑप्शनल में स्कोर काफी अच्छा था। तो आपने मैथ्स ऑप्शनल क्यों चूज किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं और फिर उसकी स्ट्रेटेजी पे हम लोग बात करेंगे। मैंने मैथ सिर्फ इसलिए चूज किया था क्योंकि मेरा जो मैथ में एप्टीट्यूड है और जो मेरी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो काफी अच्छी है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि ये ऑप्शन एक तो मुझे हेल्प करेगा एग्जाम में मार्क्स लेके आने में, दूसरी चीज ये है कि मेरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा इन द एग्जाम, क्योंकि इस एग्जाम में सबसे बड़ा इश्यू यही होता है कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम हम मोटिवेशन लूज कर देते हैं। हम मतलब परप्लेक्स हो जाते हैं कि कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस आने लगते हैं, सेल्फ डाउट एक्सेट्रा कि होगा नहीं होगा। पर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं एट एनी टाइम पढ़ सकता हूँ उसे। तो वो जो मेरा एंगेजिंग एलिमेंट था वो मैथ था। और एक चीज और है मैथ लेने के पीछे रीजन की, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वहां पे सर्टेनिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग फिलोसफी, तो मैं सर्टेनिटी नहीं रख पाऊंगा पेपर अच्छा करके आने के बावजूद भी कि मुझे 250 मिलेंगे या 280 मिलेंगे। लेकिन अगर मैं मैथ्स में एक नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि इस रेंज में मुझे मार्क्स मिलेंगे। 10-12 मार्क्स की रेंज हमें पता रहती है, 10 से 15 मार्क्स की, इसी रेंज में मार्क्स आने हैं और वो उसी रेंज में आते हैं। तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है इस तरह से। ओके, तो अर्पित, आपने सोचा था कि आप 306 मार्क्स मतलब अटेन करेंगे ऑप्शनल में, जो कि काफी अच्छा स्कोर हाँ, है। अब देखिए मैं मैं बता दूं, जब मैं पेपर अटेम्प्ट करके आया था तो आई ऑलरेडी हैड दिस आइडिया कि मैं 300 प्लस पाऊंगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 310 कि 310 के अराउंड आएंगे, 300 से 310 के बीच में, एंड 306 वाज व्हाट आई गॉट। तो एवरेज है एक्चुअली जो रेंज मैं सोच रहा था। जनरली एवरेज नहीं आता है, लेकिन ये हो सकता है कि आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टेबल स्कोर हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर लिया मैंने।
बट जनरली जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ ना, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है मैथ्स में कि मुझे 280 मिलेंगे या 280 से 290 के बीच में मिलेंगे, तो जनरली उसको वही है कि 280, 82, 81 ऐसे ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 300 और मुझे मिलेंगे 270। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। आप अपने से गलत एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। एक्चुअली आपको मालूम है आपने कितना अटेम्प्ट किया है मैथ्स में। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स में 420, 425 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट सही किया था, फिर 0.75 से उसको स्केल कर लिया, तो मुझे आइडिया लग गया कि इतना ही मिलेगा लगभग। तो वो बहुत क्लियरली मैथ से पता चल जाता है। ओके। कुछ सोर्सेस आप बताना चाहते हो जो मैथ्स ऑप्शनल के आपने यूज किए? मैं एक्चुअली मेरी जो बुक लिस्ट है वो ऑलरेडी गूगल पे नीतीश के सर और उत्सव गौतम सर इन लोगों के ब्लॉग से पढ़ी हुई है, सबकी सेम बुक लिस्ट है। मतलब मैथ्स में आई वुड से कि कोई अलग बुक फॉलो करता ही नहीं है, बिकॉज कुछ ही बुक्स हैं, वही सब पढ़ते हैं, और वो पढ़ना ही एक ह्यूमंगस टास्क है। तो इसलिए सब लोग सेम बुक फॉलो करते हैं। अगर कोई भी गूगल करेगा तो ये सारे लोगों के ब्लॉग्स पढ़े हुए हैं, इसीलिए मैंने अपना कोई अलग से ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि सर लोगों ने जो ब्लॉग शेयर किए वो एनफ है। तो उन्हीं को फॉलो करना है और वही बुक लिस्ट फॉलो करनी है। ये है कि अभी मार्केट में जो लोग आईएमएस का नोट फॉलो करते हैं मैथ्स के लिए, उनको मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि अब आईएमएस के नोट से ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि अगर नोट्स आप पढ़ भी रहे हैं तब भी बुक पढ़िए। और मेरा पर्सनल सजेशन होगा, क्योंकि मैंने नोट्स वो पढ़े नहीं है, तो बुक से डायरेक्टली पढ़िए और कोशिश करिए कि कनिष्क कटारिया सर जो AIR 1 है 2018 के, उनके नोट्स पढ़ करके आप समझ लीजिए कि सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। दैट विल रियली हेल्प। ओके ओके ओके। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा अर्पित कि आप अगर वो बुक लिस्ट मुझे शेयर कर पाए तो मैं स्टूडेंट्स को शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये मैं जरूर शेयर कर दूंगा आपको। बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा। ओके। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सअप किए हैं कि सर फोकस कैसे करें स्टडीज पे, क्योंकि कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते, तो इसमें आपका क्या सोचना है? मेरा बहुत ही मतलब इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट इस चीज में रहा है कि फोकस तभी बनेगा जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं सीख कर रहे हो। अब क्या है कि इन दिस जनरेशन, क्योंकि चीजें हमें इंस्टेंटली अवेलेबल हैं, तो हमारे अंदर पेशेंस है नहीं। तो हम हर एक चीज का रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। हमको लगता है कि हमने 10 दिन पढ़ लिया पॉलिटी, तो पॉलिटी के हम जो है एकदम नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे और हम सब क्वेश्चन पॉलिटी के सही कर देंगे। तो इस एग्जाम में जब तक पेशेंस नहीं है तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो फोकस इसीलिए लूज करते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हमको लगता है कि अरे रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो, और इस वजह से हम फोकस लूज कर देते हैं। तो पहली चीज तो जब तक आप 3 बार पूरी किताब को पढ़ करके रिवाइज नहीं कर लो, आपको ये मानना ही नहीं चाहिए कि आपने वो चीज पढ़ी है। एक बार पढ़ने को तो पढ़ाई मानना ही नहीं चाहिए यूपीएससी में। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज, समवन हैज ऑलरेडी शेयर्ड मेरे जो प्रेप स्ट्रेटेजी की लिंक है, तो अभी वो लिंक मतलब जो जिसको भी मैथ ऑप्शन का हो, हाँ, तो आदित्य चौधरी ने शेयर कर दी है कमेंट सेक्शन में, तो वो कोई देख सकता है जिसको भी देखना हो। तो हाँ, तो एग्जैक्टली ये है ना कि पेशेंस जो है रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है प्रिपरेशन में। दूसरी चीज ये है कि जब हम पेशेंस रखते हुए रिजल्ट का वेट करते हैं ना, तो हमें फोकस बनाए रखने के लिए डेली बेसिस पे अपने आप को किसी न किसी चीज में एंगेज रखना है, ताकि हमें अपनी लाइफ मोनोटोनस ना लगे। हम हर दिन आधा एक घंटा खुद के लिए निकालें। जैसे हम किसी चीज में एंगेज हो जाए, डांस, म्यूजिक, एनीथिंग, और हम उसमें अपने आप को थोड़ा एंगेज रखें, ताकि हमको ये ना लगे हर टाइम पे हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। अपने मिड लाइफ क्राइसिस टाइप का नहीं फील होना चाहिए। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद एक चीज और आती है, कभी भी लॉन्ग आवर्स तक स्टडी नहीं करनी है। ये बहुत ही गलत धारणा है बच्चों के अंदर कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक बैठ करके पढ़ना है। हम मेरी 8 से 9 घंटे पढ़ने की स्ट्रेटेजी रही है। मैं 8 से 9 घंटे बहुत ब्रेक कर करके पढ़ता था, क्योंकि जैसे मैंने आधा घंटा पढ़ा या 1 घंटा पढ़ा, फिर मैंने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर मैंने 1 घंटा पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। अब जैसे ही 2 घंटे हो गए ना, तो मैं 2 घंटे के बाद लगातार तीसरा घंटा नहीं बैठ सकता हूँ। आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ से हाफ एन आवर, 1 आवर। इसीलिए मैं दिन भर में सिर्फ 8 घंटे ही पढ़ पाता था। लेकिन क्या होता है कि जब हम ये 8 घंटे पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा फोकस बहुत हाई होता है, हमारा कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, जिससे हम इफिशियंट स्टडी कर पाते हैं। अब हम सुबह से लेकर के 4 घंटा लगातार बैठे रहेंगे ना, तो दूसरे घंटे के बाद तीसरे घंटे में हमारी हालत होने लगती है खराब। लेकिन हम जबरदस्ती बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी रैंडम टॉपर ने ये बोल दिया था कि हम 4 घंटे लगातार नहीं बैठेंगे तो यूपीएससी सीएससी नहीं क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात दिमाग में रखनी नहीं है कि किसी कोई रैंडम आदमी अगर ये बोल देता है तो इस तरह जो सूट करता है वो करना है, और इफिशियंसी मैक्सिमाइज करनी है। क्योंकि काफी सारे लोग ये एग्जाम 15 घंटे 12 घंटे पढ़ के क्लियर करेंगे,
काफी सारे लोग ये एग्जाम 8 घंटे पढ़ के क्लियर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही पढ़ ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, उनकी इफिशियंसी कम है। तो हमें इफिशियंसी बढ़ाने पे जोर देना है। इसीलिए मेरी प्रिपरेशन जर्नी इसीलिए शॉर्ट रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने इफिशियंट रखा है अपनी जर्नी को। मैंने इनइफिशियंट नहीं होने दिया। जहां पे मुझे लगा है कि मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ और वो इफिशियंट नहीं हो रही है और मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें करने की कोशिश करूँ और उस चीज को प्लान करूँ कि फोकस रहो, कंसंट्रेशन हाई रहे। और यही कंसिस्टेंसी का भी एक वो तरीका रहता है कि जब आप इफिशिएंट स्टडी करते हैं और आपके एक दिन में कम पढ़ने के बावजूद गेन्स ज्यादा होते हैं, तो हम मोटिवेटेड रहते हैं कि अरे यार मैंने 7-8 घंटे पढ़ा, इतना पढ़ लिया, इतनी चीजें याद हो गई। तो वो एक मोटिवेशन रहता है हमेशा कंसिस्टेंट रहने का जर्नी में। यहाँ से हम अब चैट बॉक्स में जो मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ उन मैसेजेस को ले लेते हैं। हाँ अमन का हाँ। एक क्वेश्चन है अर्पित कि अगर हम कोचिंग बिना कोचिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम राइट ट्रैक पे भी हैं या नहीं? अगेन वही, मेरे साथ भी यार यही इशू था। मैं तो देखो, मैथ्स में तो बहुत सिंपल था, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि कोचिंग की मतलब मुझे जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मार्केट में जो कोचिंग हैं उनसे बेहतर लेवल की मैथ्स मुझे पहले से आती है। तो वहां पे तो मुझे कॉन्फिडेंस की कमी थी नहीं। कॉन्फिडेंस की कमी थी जीएस में, क्योंकि पहली बार ये नया एरेना आया था और लगता था कि यार सही है या नहीं है, गलत है या नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमको हमारे लिए बेस्ट सोर्स क्या है हमको ये समझने का कि हम राइट ट्रैक पे हैं या नहीं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम जब पढ़ रहे हैं कोई चीज और हम देखें कि यूपीएससी ने जो पूछा है वो जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से पूछा है कि कहीं अलग से पूछा है, तो हमको पता चल जाएगा कि हम राइट ट्रैक पे हैं या नहीं। अगर हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं तो हम राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पुराने सालों में जो यूपीएससी ने पूछा होगा उसके अगले साल कुछ अलग ही पूछ देगा। सेम ही चीजें पूछेगा ना वो। अगर कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से इस साल सॉल्व हो रहे हैं तो अगले साल भी होंगे ही। तो वही है, इसलिए कोचिंग मुझे पर्सनली लगता है कि अगर किसी को जरूरत है तो उसको करनी चाहिए। मुझे पर्सनली कभी जरूरत फील नहीं हुई है, तो इसलिए ना मैंने जीएस की कोचिंग की है ना मैंने मैथ की कोचिंग की है। और मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो जरूर अपने खुद से ट्राई करिए करने का। क्योंकि क्या होता है कि जब हम चीजों को अच्छे से प्लान कर लेते हैं, हम जब ये समझ लेते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है कौन सी चीज गलत है, तो कोचिंग का रोल हो जाता है खत्म। कोचिंग का रोल हमारे इस पूरी जर्नी में यही रहता है कि हमें डायरेक्शन सही दिखा दे, क्योंकि मैक्सिमम लोग डायरेक्शनलेस रहते हैं। और ये बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली कोचिंग का इस चीज में। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ लिया ऑलरेडी, तो फिर कोचिंग थोड़े इनइफिशियंट होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे बच्चों को लेके चलना है। तो वो बहुत ज्यादा टाइम में बहुत कम चीजें हमको दे पाते हैं। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगेन रोहित ने पूछा है कि सर कैसे पता चलेगा रॉन्ग डायरेक्शन में, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इफ यू कैन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यू आर इन राइट डायरेक्शन, इफ यू कैन नॉट यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये तो बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल रहा है इसमें। यहाँ पर एक ज्योति का क्वेश्चन है कि पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, सिलेबस भी बहुत सारा है, तो सर कैसे स्ट्रेस फ्री होके तैयारी करें? नहीं, अब ऐसा है ना कि हमें अभी इस स्ट्रेस की आदत एक्चुअली पढ़ने वाली है। जब हम एग्जाम क्लियर करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है हर टाइम पे। तो ये तो मानो ही मत कि बहुत ज्यादा अभी स्ट्रेस हो रहा है तो मैं एग्जाम कैसे क्लियर करूंगी, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है। सोचना ये है कि अभी जो स्ट्रेस हो रहा है वो बहुत कम है, आगे लाइफ में बहुत स्ट्रेस आने वाला है। तो प्रिपेयर करना है खुद को कि सही है ये स्ट्रेस हो रहा है, इनफैक्ट पॉजिटिव वे में लेना है कि हम स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि बिना स्ट्रेस के तो एग्जाम निकलता ही नहीं है। अगर कोई स्ट्रेस नहीं है और उसको लगता है कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगा तो नहीं हो पाएगा वो। लेकिन इस स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेना है कि अच्छा है कि मैं स्ट्रेस अभी मुझे हो रहा है, मुझे आगे और स्ट्रेस हैंडल करना है, तो आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ। पॉजिटिव वे में लेनी है ये चीज। ये गलत नहीं है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वो स्ट्रेस हमेशा मोटिवेशन की तरह एक्ट करना चाहिए आपको पढ़ने के लिए। और मोटिवेशन तब आएगा जब आपको ये चीज क्लियर होगी कि आप जिस सर्विस में जाने वाले हो वो सर्विस बहुत खुशियां नहीं देने वाली है। वो जो ग्लोरी वर्ड आपको दिखाया जा रहा है यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू, वो ग्लोरी वर्ड वहां पे नहीं मिलने वाला है। वो ग्लोरी वर्ड सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में एग्जिस्ट करता है। यू विल हैव अ वेरी स्ट्रेस लाइफ अहेड, तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। क्योंकि एग्जाम यही तो प्रिपेयर करवा रहा है, ब्यूरोक्रेटिक ट्रेड। क्योंकि वो आपको एक दिन में नहीं लर्न करवा सकते हैं एसडीएम की पोस्टिंग पे, इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि जो आप प्रिपरेशन में 2 साल 3 साल जो भी दे रहे हो टाइम, उसमें ये लर्न करो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। अभी खुद का स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा, बाद में लाखों लोगों का स्ट्रेस मैनेज करना है। तो ये आदत हमें सीख डालनी पड़ेगी खुद से।
ओके ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के रिसोर्सेज के ऊपर है, तो आपने ज्योग्राफी के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई और इकोनॉमिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी दिया? ज्योग्राफी के लिए बहुत ही क्लियर स्ट्रेटेजी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। काफी सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, उसको पढ़ना है। ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट से, इनसाइट्स आईएएस पे, उस की वेबसाइट पे उनके नोट्स पड़े हुए हैं और गूगल करने पे मिल जाते हैं। एक्चुअली गूगल करो तो भी डायरेक्टली ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स मिल जाते हैं। बस ये करना है कि ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स डाउनलोड करने हैं ज्योग्राफी के, और वो पढ़ने हैं और एनसीईआरटी के को कॉम्प्लीमेंट करना है उस नोट से। इनफ है वो नोट्स मेंस पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो एनसीईआरटी ही इनफ है, मेंस पर्सपेक्टिव से सर के नोट्स इनफ है। इकोनॉमिक्स के लिए आई वुड से कि अगर संजीव वर्मा की बुक पढ़ सकते हो तो संजीव वर्मा की बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछे गए हैं उनको समझने की जरूरत है, एनालिटिकल क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, और उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। तो वो फोकस होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। इसके अभी करंट अफेयर्स की जो भी मैगजीन्स एक्सेट्रा आती हैं, मैक्सिमम पोर्शन इकोनॉमी का वहीं से कवर होता है। स्टैटिक में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इकोनॉमी में। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, या ऑप्शनल को कब पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताएं सारे स्टूडेंट्स को। मेरी स्ट्रैटेजी 1 ईयर स्ट्रैटेजी है। पहले 8 महीने में जीएस पोर्शन और मैथ्स पोर्शन ऑप्शन जो भी है उसको पढ़ना है लगातार कंटिन्यूअसली। एक सब्जेक्ट पढ़ना है और एक ऑप्शनल पढ़ना है एक दिन में। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी थी। 8 महीने का एक बढ़िया सा प्लान था जो मैंने एक्चुअली 6 साढ़े 6 महीने में ही कवर किया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की सितंबर 2019 में, तो उस समय प्रीलिम्स मई में था। तो मैंने पहले 4 महीने दिए उसको, 5 महीने। फिर मैंने फरवरी से प्रीलिम्स तक शुरू किया प्रिपरेशन। फिर कोविड आ गया मार्च में, तो मैंने फिर से मेंस को 2 ढाई महीने दिए। तो लगभग जो मैंने 6 से 7 महीने में वो 8 महीने वाली चीज कवर की है। जिसके पास 1 साल है वो 8 महीने में एकदम आराम से कवर कर सकता है। दिन में 5 घंटे मैथ पे, फिर दिन में 5 घंटे जीएस पोर्शन पढ़ना है, 3 घंटे अपना ऑप्शनल पढ़ना है। 8 महीने तक यही करना है। जीएस भी सही से कवर हो जाएगा, आपका ऑप्शनल जो भी है वो भी सही से कवर हो जाएगा। मैथ्स तो 8 महीने में एकदम अच्छे से कवर हो जाती है। बाकी ऑप्शनल इनफैक्ट 2 बार रिवाइज भी हो जाएंगे उतने टाइम में, क्योंकि बाकी ऑप्शनल मैथ्स बहुत छोटे होते हैं। ये स्ट्रेटेजी रखनी है और लास्ट के 4 महीने प्रीलिम्स को देने हैं। 4 महीने प्रीलिम्स के लिए आना था। तो दिस इज हाउ 1 ईयर प्लान शुड बी। और ये 2 ईयर 3 ईयर वाला जो भी प्लान है, जो लोग यूपीएससी 2024 25 26 में देने वाले हैं, उनके लिए मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि 2 साल में प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ओके ओके, यहाँ पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है प्रीलिम्स से रिलेटेड कि सर अगर मान लो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट वगैरह में ये काफी टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उस टाइम पे अगर वो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चंस के अराउंड वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्या कैसे वो अपने अटेम्प्ट को 90+ ले जाएं या 85+ ले जाएं? नहीं, तो बहुत सिंपल है एक्चुअली। अगर हम क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो हमें एक्यूरेसी रखनी होगी, और अगर हम एक्यूरेसी नहीं रख पा रहे हैं तो हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट पेपर में जनरली क्वेश्चन टफ आते हैं। तो मॉक टेस्ट पेपर में क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट पेपर भी बहुत संभल के समझदारी से चूज करना है। ऐसे मॉक टेस्ट पेपर्स होने चाहिए जहां पे हमें मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करते वक्त हमें ये समझ में आए कि मतलब ये मॉक टेस्ट पेपर एक लेवल के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही रैंडम होने चाहिए मॉक टेस्ट पेपर। तो ये जो है ध्यान में रखना है। और पेपर में 70-80 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत गेसवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 100% नॉलेज नहीं है। तो लॉजिक लगा के कुछ कुछ गेसेस मारने पड़ते हैं, और उससे डरना नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में हमें यही तो सीखना है कि हमारे कौन से तरह के गेसेस सही होते हैं। ये अगर हमने नहीं सीखा मॉक टेस्ट में तो एग्जाम में सीखेंगे। एग्जाम में सीखेंगे तो फेल होंगे। सबसे पहली चीज तो ये है, पहले फेल होंगे तभी सीख पाएंगे। अगर पास करना है एग्जाम में तो मॉक टेस्ट में गलतियां करनी पड़ेंगी, मॉक टेस्ट में कम नंबर पाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट से सीखना पड़ेगा। कहीं तो कम नंबर पाएंगे ही पाएंगे। मतलब द होल पॉइंट इज कि डरना नहीं है। तो यही है प्रॉपर जो भी चीजें हैं। और मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है इस सबको लेकर के ओवरऑल, कि फोकस हमको रिवीजन पे करना है अल्टीमेटली। तो हमें पूरी स्ट्रेटेजी उसी के अराउंड प्लान करनी है कि हम कितनी ज्यादा बार चीजों को रिवाइज कर पा रहे हैं। तो अगर हम जो है गेसवर्क और ये सारी चीजें तभी मार पाएंगे जब हमें चीजें एग्जैक्टली याद होंगी।
ओके, लास्ट 5 मिनट्स अर्पित, कुछ बस एक दो क्वेश्चंस के बाद फिर हम एंड करते हैं सेशन को। यहाँ पर एक निशा का क्वेश्चन है कि सर, डू वी नीड टू कवर ऑल सोशल साइंस एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 12 और 11th और 12th की सफिशिएंट है? ये बिगिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। No, no, not at all. Don't cover all the social science NCERTs from 6 to 12. काफी सारी NCERTs में you'll get bored. क्या लिखा है? तो आई डोंट वांट कि आप बोर हो फालतू का। इनफैक्ट मैंने खुद सारी नहीं पढ़ी है, क्योंकि यार मुझे लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर लिया था, सीनियर्स ने, कि ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल रखना है अपने को। हिस्ट्री का पूरा 6 से 12 तक पढ़ना है, क्योंकि 6th क्लास की एनसीईआरटी से भी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में। तो ये पूरा पढ़ना है। ज्योग्राफी 9 से 12 पढ़नी है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपकी श्रद्धा पे है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। पॉलिटी की आई वुड से कि 11th-12th वाली जो एनसीईआरटी है पढ़ लेना, क्योंकि समझने के लिए अच्छी किताब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो बुक है, वो दोनों अच्छी किताबें हैं। तो एक बार देख लेना, उससे ये समझ में आ जाता है कि देश का हालचाल क्या है, और पॉलिटिकल थ्योरी से ये समझ में आ जाता है कि थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स जो है और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो कोई आंसर राइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाती है व्हेन यू नो द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। बाकी एग्जाम में मैं सच बताऊं तो ये जो एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी की है, उसके अलावा ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करता है। पॉलिटी की एनसीईआरटी एक दो साल एग्जाम में थोड़ी हेल्प की है। बट मैं अगर ये बता दूं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी में अच्छी है तो आप एग्जाम में उन क्वेश्चन को बिना एनसीईआरटी पढ़े भी मार सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर, डेली टारगेट कैसे बनाए और उनको अचीव कैसे करें? डेली का कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेली टारगेट हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। मतलब आपने कोई चीज आज के लिए सोची और नहीं हो पाया, फिर आप परेशान होंगे, उसके बाद 2 दिन और नहीं पढ़ोगे। तो डेली टारगेट नहीं रखने, 15 डेज 17 डेज ऐसा, मतलब कुछ टारगेट रखना है कि हमको अगले 15 से 20 दिन में ये कवर करना है। हमें कोशिश करनी है कि उन 15 से 20 दिन में चाहे जैसे वो चीजें कवर हो जाएं। इसके लिए हमको डेली 8 से 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी है। डेली टारगेट बहुत टफ होता है कवर करना। देयर इज अ चांस कि एक दिन का टारगेट हमने ऐसा रख लिया जो 10 घंटे में कवर होने वाला था और हम 8 घंटे में कवर नहीं कर पाए, और किसी दिन का टारगेट हमने रख लिया जो जहाँ पे जो चीज 5 घंटे में कवर हो सकती थी और हमने 8 घंटे में कवर किया उसको। तो इसलिए हमें डेली टारगेट से अच्छा ये है कि सब्जेक्ट वाइज टारगेट रखें कि ये सब्जेक्ट हमको इतने दिन में कर लेना। दैट विल हेल्प। ओके, लास्ट पार्टिंग और मैसेज। टारगेट थोड़े फ्लेक्सिबल रखने हैं। ओके, लास्ट पार्टिंग मैसेज अर्पित जो आप इस एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं? लास्ट पार्टिंग मैसेज ये है मेरा सारे एस्पिरेंट्स को कि यार इस प्रिपरेशन जर्नी में, मतलब जब भी आप डिप्रेस्ड हो तो एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखना कि हर बंदा जो ये एग्जाम क्लियर कर रहा है वो डिप्रेस्ड रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। इस एग्जाम में टॉप 10 रैंक में आने वाले 2-3 लोग ऐसे हैं जो ये एग्जाम प्रिपरेशन कई बार छोड़ने का सोच चुके थे। एक दो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब रैंडमली किसी भी एग्जाम में अब जाना चाहते थे, वो तो सोच ही नहीं रहते कि यूपीएससी क्लियर भी होगा, पर उन्होंने टॉप 10 रैंक लेके आई। तो ये जान लो कि कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए कि यार होगा ही नहीं। कि किसी से भी ये एग्जाम क्लियर हो जाता है अगर वो कंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि ये एग्जाम ब्यूरोक्रेटिक ट्रेड चाहता है आपसे। ये एग्जाम आपसे रिजल्ट नहीं चाहता है, आपकी मार्कशीट नहीं चाहता है 11th 12th 10th या फिर ग्रेजुएशन की। अगर आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है, आपने बिल्ड कर ली है, तो आप जरूर इस एग्जाम में सेलेक्ट होगे। इसलिए हमेशा मोटिवेशन हाई रखना है और दिमाग में ये रखना है कि हम इस एग्जाम को क्लियर जरूर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी कर सकता है, रेदर देन कि हमसे ये एग्जाम नहीं होगा। जब भी ये फील हो कि नहीं होगा, तो बस दिमाग में यही चीज रखना कि हर बंदा जो इस एग्जाम को क्लियर किया वो जरूर सोचा था कभी ना कभी। थैंक यू अर्पित फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और मुझे लगता है ये सेशन काफी स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है। आई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग एज वेल। थैंक यू वंस अगेन। Thank you sir, and thank you everyone, and all the best to everyone